हेलो हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ तुमको प्रॉपर? यस, ओके। गुड मॉर्निंग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। मैंने तुमको ना एक क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था, बराबर। इसमें बोला गया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ठीक है, ये तो बोला ही था। इसके साथ साथ बोला था शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। ये किया क्या? नहीं किया। तो कल मैंने जब तुमको होमवर्क पूछा तो तुमने बोला किया। अभी तुमने आधा ही किया, आधा नहीं किया। उसके पीछे का रीजन मैं समझ सकता हूं। क्या? कि सर नहीं मालूम ना, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जहां पे ये चीज बताई गई थी, पूछी गई थी। तो डाउट तुम्हारे घर वाले पूछेंगे मेरे को। कौन पूछेगा? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूं, तुम्हारे बच्चों को कुछ डाउट हो तो बताओ करके? डाउट कौन पूछेगा? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? अच्छा, कल मेरे से भी स्किप हो गया था ये। मैंने ये होमवर्क के एंट्रीज तुमको बताए, आया ना। लेकिन ये चीज मेरे से भी स्किप हो गई पढ़ना। मैंने बाद में देखा। अभी क्वेश्चंस क्या है मुझे पता है ना, कि एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे बाद में क्लिक हुआ कि अरे ये तो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट तो इन्होंने ना मैंने इनको बताया ना इन्होंने मेरे को डाउट में पूछा। चलो तो मुझे बताओ, अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम में से किसी को भी डाउट नहीं आया कि ये वाला फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या होगा? तो अपन ने इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस का एक चार्ट बनाया हुआ था। इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस का चार्ट बनाया था नहीं बनाया था? नहीं बना, याद ही नहीं आ रहा तुमको। केवाईसी निकालो, क्लरिकल एरर्स वाला पेज निकालो। क्या उसमें तुमको क्लरिकल एरर्स के चार्ट के नीचे एक और चार्ट दिख रहा? क्या हेडिंग है उसका? और वही पूछा है। अरे वही पूछा है ना। हाँ, तो अपने को यही बताना है कि कौन से एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं। और अपन ने उसमें क्या लिखा है? अगर कोई एरर सिर्फ एक एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और अगर कोई एरर बोथ द एस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। आया ना। अभी कैसे पता चलेगा सर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट किया या दोनों एस्पेक्ट को अफेक्ट किया है? तो मुझे बता, इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री जो तू किया वो सस्पेंस अकाउंट को लेके किया या विदाउट सस्पेंस अकाउंट किया? विदाउट सस्पेंस अकाउंट किया। मतलब जहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट दिया हुआ है एंट्री में, इसका मतलब वो एरर ऐसा है जहां पे एक एस्पेक्ट अफेक्ट हुआ है। और जहां पे हमने डबल एंट्री पास कर दी है वहां पे बहुत एस्पेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? कौन सा एंट्री मुझे बता। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या किया?
मतलब डबल एंट्री आया, एक डेबिट एस्पेक्ट भी आया, एक क्रेडिट एस्पेक्ट भी आया। मतलब क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस पे कोई असर बताता था? ट्रायल बैलेंस टैली होता था? हाँ। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, तो इसके आगे मतलब एक नीचे स्टेटमेंट बनाओ। अभी लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का रेफरेंस दो। पेज नंबर क्या है? 61। उसमें इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, दो कॉलम होंगे, ट्रांजैक्शन नंबर और दूसरा इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। पहला, ट्रायल बैलेंस विल टैली, या तो आप लिख सकते हो नो इफेक्ट। जहां पे इफेक्ट है वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। समझा क्या? जहां पे इफेक्ट नहीं है वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा, तो आप लिख सकते हो ट्रायल बैलेंस विल टैली या नो इफेक्ट। कितने ट्रांजैक्शन है टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड रेक्टिफिकेशन एंट्री में तुमने क्या किया है? दो एंट्रीज हैं। हाँ ठीक है, तो टू, टू का मैं यहां पे लिखता हूं 1 2, ऐसा है या 2A और B है? दो क्या बोले फिर तुम तो बोले दो है करके, तुम ही बोले। एंट्री बोल, क्या किया रेक्टिफिकेशन एंट्री? राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, डबल एंट्री है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली। थर्ड एंट्री क्या किया? हाँ ऐसा दो बोल, दो एंट्री बोलते हैं अपन इसको, डबल एंट्री बोलते हैं। इसलिए मेरे को लगा कि उसमें दो, शायद दो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास की अपन ने। हाँ, थर्ड का एंट्री क्या किया? मतलब डबल एंट्री हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस विल टैली। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, लेकिन अगर मान लिया आ जाता तो टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन में 5 मार्क के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और 2 मार्क का ये आता तो 2 मार्क तो अपने को मिलते ही नहीं ना। और ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? अच्छा, क्या ये कंसेप्ट अपन देखे ही नहीं है, ऐसा है क्या? सबसे पहले फर्स्ट डे में ही मैंने तुमको शायद ये एक्सप्लेन किया था, है ना? फिर नेक्स्ट बोलो ना, फोर्थ। हाँ, तूने सस्पेंस के थ्रू किया है, ठीक है। जिन्होंने सिंगल किया है वो सिंगल, जिन्होंने सस्पेंस किया है सस्पेंस के थ्रू किया है। मतलब तूने माना कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का एरर का पता चला, तुम लोगों ने माना ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एरर का पता चला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इसमें सही आंसर्स है। खाली उसके इसमें सस्पेंस आएगा, तुम्हारे इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। आया ना? इसका मतलब अगर जिसके इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट है वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, जिसके इसमें सस्पेंस है वहां पे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि तभी तो सस्पेंस आया पिक्चर में। आया ना? हाँ। तो सस्पेंस है, सिंगल इफेक्ट है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ये इफेक्ट ऑफ एरर है ट्रायल बैलेंस पे। समझा क्या? नेक्स्ट फिफ्थ, सिंगल है, सस्पेंस है, क्या है? सिंगल है ना, सिंगल वालों, और सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। हम्म। सिक्स, डबल है तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। उसके बाद सिंगल है,
7th 8th 9th तीनों, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। हो गया। हो गया क्या? समझ में आया? कुछ डाउट? और डाउट पूछते जाओ रे, सच्ची डाउट पूछते जाओ। कैसे समझेगा मुझे कि तुमको नहीं समझा है कुछ? तुम बताओगे तभी समझेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कल लेक्चर नहीं होगा अकाउंट्स का और कल टेस्ट भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, कल हमारा मीटिंग हुआ था फैकल्टीज का सीएमए के, तो अपना टेस्ट 30 तारीख को है। 30। कौन से टॉपिक्स अभी तक जीतते हो? कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, उसके बाद मतलब बेसिक्स आया, उसमें तुम्हारा बेसिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? जर्नल एंट्री लेजर, उस पर तो नहीं पूछूंगा क्वेश्चन, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स पे पूछूंगा, मतलब कैश बुक वगैरह पे पूछ सकता हूँ। उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, उसके बाद डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन। ये 5 टॉपिक्स पे टेस्ट होगा, ठीक है। जो लोग न्यू ज्वाइंड है, 30 तारीख को टेस्ट है, मतलब एक 4-5 दिन है। तुमको एप्लीकेशन का एक्सेस मिला हुआ है? एप्लीकेशन का एक्सेस मिला है? तू कब से आना चालू हुआ है? 20 तारीख, ये जुलाई के, मतलब अभी 4-5 दिन पहले से। दूर है पीछे, पहले से है ना? हाँ, तुम तो कल से आए हो, तू पहले से है, तू पहले से, पहले से है, बराबर ना? मतलब तू रेक्टिफिकेशन से चाहे सीधा, बराबर ना? तो बाकी के चैप्टर्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बीआरएस हो गया, 2-3 लेक्चर में ही खत्म हुआ था शायद, आया ना? तेरे को एप्लीकेशन का एक्सेस मिला है ना? लेक्चर्स देख ले। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है ये, बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स है। शुरुआती अपन इसीलिए बेसिक से करते, थोड़ा आराम से जाते, क्योंकि और आएंगे, मतलब बहुत लोग आते हैं लेट ज्वाइन होते हैं, या तो लेट स्टार्ट करते हैं आना, तो इसके वजह से। तो ये 5 टॉपिक्स होने के बाद, मतलब रेक्टिफिकेशन होने के बाद, मैं सीधा जो टॉपिक उठाने वाला हूँ वो उठाने वाला हूँ फाइनल अकाउंट्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गए, अभी फाइनल अकाउंट्स देखेंगे, एनटीओ देखेंगे, सिंगल एंट्री देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेंगे। ये 4 बड़े टॉपिक्स है इसके आगे से, तो छुट्टी तुम्हारे रिस्क पे मारना, सीरियसली बोल रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनटीओ, इन 3 पे 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। किस पे क्या मतलब वो नहीं मालूम, लेकिन इन 3 पे 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप पे कंपलसरी क्वेश्चन रहता। तो एक बार फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनटीओ, और क्या बोला था मैंने, डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंट और ब्रांच में से कोई तो एक क्वेश्चन आएगा, तो अपन डिपार्टमेंट अभी कर रहे हैं, उसके बाद पार्टनरशिप चालू करेंगे। तो 5 जो बड़े टॉपिक्स है वो पूरे खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर बाकी जो छोटे मोटे बचे हैं वो उसके हिसाब से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन संडे वगैरह को मिलके एक दो संडे में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से आगे का प्लान रहेगा। तो अभी रेक्टिफिकेशन ऐसा समझ लो, ये बेसिक्स का लास्ट पार्ट था, आया ना? हाँ, फिर 3 टॉपिक्स और बचते हैं, लेकिन वो बहुत इजी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, जो अपने को फाउंडेशन में भी थे। अगर तुम फाउंडेशन जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आया हुआ है, कितने लोग डायरेक्ट एंट्री स्कीम से है? कोई भी नहीं, तुम दोनों। बाकी सब फाउंडेशन देके आए, तुम तीनों, बाकी सब फाउंडेशन देके आए हुए हैं, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ हुआ है, जॉइंट वेंचर हुआ हुआ है, कंसाइनमेंट हुआ हुआ है ना? हाँ, ये नहीं बोल रहा हुआ है तो अपन डायरेक्टली पढ़ेंगे पूरा बेसिक से, लेकिन एक बैकग्राउंड तो क्लियर रहेगा तुम्हारे दिमाग में। और जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th में हुआ था, आया ना? हाँ, तुम्हारी ये कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर थोड़ा सा मतलब नया रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा, नया रहेगा,
आया ना। लेकिन वो कब करेंगे अपन? लास्ट में, जब ये 4-5 मेन टॉपिक्स अपने कवर हो जाएंगे ना, उसके बाद वो 3 टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। The trial balance of Mr. W and H failed to agree and the difference rupees 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that. Okay, अभी देख इन्होंने क्या बोला है। ट्रायल बैलेंस जो है W एंड H का, ये टैली नहीं होगा। डज नॉट एग्री मतलब क्या? टैली नहीं होगा। टैली नहीं होगा और उसमें डिफरेंस कितने का आया? 20,570 was put into suspense। सस्पेंस अकाउंट में उसको पुट कर दिया, लेकिन कौन सा बैलेंस है ये बोला है क्या? सस्पेंस में डेबिट किया है या सस्पेंस में क्रेडिट किया है, कुछ भी नहीं बोला होगा। आया ना। आगे ट्रांजैक्शन सारे जो है नो ट्रांजैक्शन दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट देख क्या दिया। बोला गया है रिक्वायर्ड पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एंट्री टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स। बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स मतलब मेरा स्टेज क्या हो गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा स्टेज हो गया? एनुअल अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट। स्टेज कौन सा हो गया? कंफर्म कर लो एक बार। हाँ, स्टेज कौन सा हुआ? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड और थर्ड में से कोई तो होगा। आया ना। कॉन्फिडेंटली बोलो कौन सा स्टेज होगा? सेकंड, बराबर। थर्ड स्टेज का नाम क्या है रे? अच्छा, सेकंड स्टेज का नाम क्या है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो बिफोर फाइनल अकाउंट ही तो बोला है ये क्या बोला है? बिफोर फाइनल अकाउंट ही बोला है ना, मतलब स्टेज 2। मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस आएगा। यहाँ पे कितने काम करने हैं? 3। सस्पेंस को रिवर्स करना जहां पे जरूरत है वहां पे, जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करना जहां पे जरूरत है वहां पे, और तीसरा जो सही है उसको उसकी जगह पे रखना जहां पे जरूरत है ना। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर करेक्शन ऑफ दीज एरर्स। सर अपन ने थोड़ी देर पहले देखा जो 5th क्वेश्चन में था वो क्या था? स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट ऑन। यहां पे क्या पूछा है? इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब मेरी गलती की वजह से मेरे प्रॉफिट पे क्या असर है? अभी प्रॉफिट पे क्या असर होगा? 3 असर होगा। एक, कुछ भी नहीं। दूसरा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तीसरा, मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। अरे हाया ना। हाँ। तो या तो नेट प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होगा, या तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो नेट प्रॉफिट कम होगा। तो ये एक नई चीज अपन इसमें सीखने वाले हैं, एक नई चीज इसमें सीखने वाले, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करेंगे अपन। जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 62। W&H के बुक्स में, W&H के बुक्स में जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, रेडी फॉर्मेट। सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने तुमको बोला है जहां पे समझ में नहीं आया एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस रफ में बन जाना चाहिए। आया ना। कल क्लास नहीं होगा और आज मैं होमवर्क देने वाला हूं, और परसों चेक होगा। और जिसने नहीं किया, एक नया तरीका स्टार्ट किया हुआ है, पेरेंट्स ग्रुप पे फोटो जाएगा, जिसने जिसने नहीं किया है ना। प्रॉपर अपन उसको सब, मतलब सब लोग जो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो सबको मैं यहाँ पे, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और फोटो खींचेंगे, और फोटो किधर जाएगा? पेरेंट्स ग्रुप। और परसों से मैं मेरे लेक्चर में
पेरेंट्स ग्रुप पे अटेंडेंस का भी फोटो डालना है। पेरेंट्स के नंबर्स दिए हैं तुम लोगों ने, सबने दिए हैं, हाँ। तो अटेंडेंस का फोटो भी जाने वाला है, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी, ठीक है। पता तो चले पेरेंट्स को क्लास को आ रहे या नहीं आ रहे। और रैंडम मतलब हर लेक्चर में होगा ऐसा नहीं है, कभी सतीश सर डाल देंगे, कभी संकेत सर डाल देंगे, संकेत सर के डालने के चांसेस कम है बहुत कभी सतीश सर डालेंगे, कभी मैं डालूंगा, कभी विपुल सर डालेंगे, तो हम तीनों के लेक्चर में कभी भी रैंडमली जा सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे क्योंकि आज ऑनलाइन में बहुत कम है सर, मौसम ही ऐसा है ना कि लेक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा, क्लास में आने का मन ही नहीं कर रहा। फर्स्ट, परचेज रिटर्न्स डे बुक, मतलब कौन सा बुक, परचेज रिटर्न बुक। जब अभी देख परचेज रिटर्न बुक ये एक कंसेप्ट है अपना, परचेज रिटर्न बुक का टोटल किधर जाता है, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाता है। अरे बहुत सिंपल है, पता है क्या मतलब, अपन अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बोल दूं ना एक बार, बहुत से वो 2 बार तो उसके दिमाग में रहेगा। एक ना बचपन में, मेरे को नहीं मालूम तुमने देखा है नहीं देखा है, मेरे बचपन में एक सीरीज आता था, एक जी टीवी या स्टार प्लस पे कोई तो सीरीज आता था शाहरुख खान का, क्या आप 5वीं पात से तेज हो, है ना। तो अभी तुम मुझे बताओ, 5th स्टैंडर्ड के दिमाग वाले बंदे से, बच्चे से तुम्हारा दिमाग थोड़ा अच्छा चलता है या उसके जैसा चलता है। एक बार बोलूंगा चारों सब्सिडियरी बुक्स का, उसके बाद वापस नहीं बोलूंगा। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में जाता है और उसके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, उसके जो भी क्रेडिटर्स के नाम वहां पे लिखे उसके उनके इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट होता है। इंडिविजुअल अमाउंट इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट होगा। सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट में डेबिट होंगे। परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होगा। मैंने इसका लॉजिक भी बताया था, परचेज बुक परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है टोटल उसका, तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होगा, उल्टा होगा परचेज का। तो फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस उसमें जो भी रिकॉर्ड किए वो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट होंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न का सेल्स बुक में, अब सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में गया है, तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट में जाएगा और उसके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कस्टमर अकाउंट्स को क्रेडिट होंगे। ध्यान में रहेगा। इतना डिफिकल्ट है क्या इस चीज को ध्यान में रखना, बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, तो अभी बोलोगे तुम परचेज रिटर्न बुक बोला है, यहां से एक कंसेप्ट आ गया परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का टोटल किधर जाता, पर परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। बोलना है इसे, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट। अरे बोलो ना, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस किसके डेबिट में, क्रेडिटर्स के। परचेज रिटर्न को कैसे डेबिट होंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट होंगे। किसको डेबिट होंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को, ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन पढ़ते, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड, मतलब डे बुक में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए वो करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं। एंड टोटल्ड एट ₹6,160, और उसका टोटल कितना आया 6,160। बट हैड बीन पोस्टेड टू द लेजर, तो फिर गलती क्या है इसमें, इधर लिख दो, नॉट हैड बीन पोस्टेड purchase return day book had been correctly entered and totaled at ₹6160 but not had been posted to the ledger. तो यहां पे मुझे बता, गलती कौन से इसमें बताई जा रही है, पूरा पोस्टिंग नहीं हुआ है, या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुए हैं, या टोटल पोस्ट नहीं हुआ है। यहां पे वो गलती क्या बताना चाह रहे, वो नॉट एक वर्ड खा गए थे तो उसको अपन ने नॉट लिख दिया ऊपर, नॉट लिख दिया ट्रांजैक्शन में ऊपर। हाँ, अभी मैं तुमको पूछ रहा हूं यहां पे वो गलती कौन सी बताने की कोशिश कर, कौन सी गलती बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तीन तीन चार तीन इसके ऑप्शंस हो सकते,
एक तो पूरा डबल एंट्री का पोस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब ना तो परचेज रिटर्न अकाउंट में गए, ना तो इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट में गए, मतलब ना तो टोटल पोस्ट किया, ना तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, या इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किए, या टोटल पोस्ट नहीं किया है। टोटल पोस्ट नहीं किया। क्या पोस्ट नहीं किया है सर? कैसे समझा मुझे बता। 6160 ये क्या है? मतलब ये सीधा एक का ट्रांजैक्शन होगा 6160 का, या बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जिसका टोटल 6160 आया? बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जिसका टोटल 6160 आया है, और ये बात सिर्फ टोटल की कर रहे हैं, मतलब एरर भी कौन सी होगी? टोटल की होगी। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में अगर कुछ एरर होता ना तो वो बोल देते कि कोई तो उसमें मतलब अपन ने परचेज रिटर्न किया हुआ था ऐसे सप्लायर को, और मैंने उसके इसमें गलती कर दी, मतलब उसके इसमें मतलब उसका नाम वगैरह सब दिया होता, वो इन्फॉर्मेशन तुमको दी होती, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और क्लियरली सिर्फ टोटल की बात किया है, इसका मतलब टोटल पोस्ट नहीं हुआ। समझा क्या बोला मैं? हाँ, तो अगर टोटल पोस्ट नहीं हुआ है, अगर टोटल पोस्ट नहीं हुआ है तो परचेज रिटर्न का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में कहां जाता? पांचवी पास। हम तेज नहीं है। हाँ, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड, सिंपल है ना रे, क्या कितना मतलब, अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे रे? परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में जाता, जाना चाहिए था, नहीं गया, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन डेबिट में जाते हैं और वो चले गए हैं, आया ना? मतलब मेरा क्रेडिट में 6160 गया नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में 6160 का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर वो डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो फिर मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? मैं सस्पेंस को रिवर्स कर दूंगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6160। उसके बाद 2 जो होना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रख दूंगा, क्या होना चाहिए था? परचेज रिटर्न को क्रेडिट, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6160, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6160। तुमको पता है क्या, इतना मतलब आज के पूरे लेक्चर में आगे आधा घंटा बाकी है, सिर्फ यही क्वेश्चन होने वाला है। क्यों बताया क्या? क्योंकि पिछला रिवाइज कराने में इतना टाइम जाता है कि वो पूरा अपना लेक्चर का टाइम उसमें निकल जाता है। लेकिन यही चीज अगर तुम थोड़ा सा रिवीजन करो, ये चीज दिमाग में बैठाओ, तुम्हारा ब्रेन रिटेन कर सकता है ना, रिटेन करना मतलब दिमाग में चीजें रह सकती है ना, एक बार पढ़ी हुई तो रह सकती, तो बोलते क्यों नहीं? बार बार इतना रिवाइज क्यों कराना पड़ता? बार बार इतना रिवाइज क्यों करा? क्यों? अपना बहुत टाइम जा रहा है उसमें, पता है क्या? मैं थोड़े दिन देखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? रिवाइज करना छोड़ दूंगा, मेरे को मेरा सिलेबस भी तो कंप्लीट करने का टाइम पे। नहीं करूंगा तो नुकसान तुम्हारा है ना, सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसा करो या वैसा करो, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। रिवाइज नहीं करोगे तो रिवीजन, आज सिलेबस का प्रॉब्लम हो रहा है, और रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा पिछला कुछ भी तुमको याद नहीं रहने वाला। तो थोड़ा रिवीजन रखो यार, समझा क्या? अपना ब्रेन दिमाग में चीजें रख सकते हैं ना। अगर मैं तुमको ऐसा, अगर कुछ ऐसा बोलूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी के बारे में पूछो तो झट से आंसर आता ना। कोई भी गाना गाने लगो, अगर मान ले कोई अपन सब मिलके गाना गा रहे, तो कोई तुम्हारा कोई फेवरेट गाना होगा, तो तुमको उसके वर्डिंग्स याद रहते ना? अरे हाया ना, पिक्चर में कौन सा एक्टर था ये याद रहते ना, मतलब तुम्हारी ब्रेन में रिटेन करने की क्षमता है ना, तो ये क्यों नहीं रिटेन करते? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर वो भी याद नहीं रहते तो फिर समझ सकते पापा कि अपन थोड़े स्लो है, लेकिन अगर तुम वो याद रख सकते हो, मतलब तुम स्लो, मतलब तुम्हारा ब्रेन एकदम स्वस्थ है ना, आया दिमाग स्वस्थ है ना, तो फिर ये चीजें क्यों याद नहीं रहती? लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ सीरियसनेस, और कुछ नहीं है। फाउंडेशन निकाल लिए तुम लोग क्योंकि वो बहुत इजी था, सब निकलते हैं फाउंडेशन, इंटर सब नहीं निकलते। और क्यों नहीं निकलते ना, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बात ये कि अप्रोच अपना बहुत कैजुअल है, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं। अपना जो 4 महीना है ना, ये बहुत जल्दी निकलेगा, पता है क्या? और इसमें ये बहुत ज्यादा जल्दी इसलिए निकलेगा, एक सेकेंड सिर्फ, हाँ।
तो और ज्यादा जल्दी क्यों निकलेगा पता है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज आ रही है बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल गणपति आ रहा है, गणपति आ रहा है, अपन क्लास में भी अपना सेलिब्रेशन रहता है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं अपन उस पूरे फेस्टिवल में। उस 7 दिन का शायद 5 डेज में या 7 डेज में विसर्जन होता है, लेकिन वो 5-7 दिन पूरा अपने यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है, एकदम सेलिब्रेशन का माहौल रहता है। तो लेक्चर्स होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं, छुट्टी नहीं है उस टाइम पे, लेक्चर्स करके फिर बाकी का सेलिब्रेशन होगा। लेकिन अपना ध्यान है ना पूरा सेलिब्रेशंस पे रहेगा, पढ़ाई पे कम रहेगा। फिर दिवाली आ रही है, फिर बीच में और कुछ ना कुछ तो आ रहा है, आया ना? हाँ, तो टाइम है ना ऐसे निकलेगा। अचानक आ जाएगा अक्टूबर, दिवाली, फिर नवंबर पूरा उसमें चला जाता है, तुम क्लास को आना बंद कर दोगे। रिवीजन वगैरह अपन नवंबर में करते हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, लेकिन अक्टूबर एंड में दिवाली है, मतलब तुम घर चल जाओगे। और घर चल जाओगे तो यहाँ पे नहीं आओगे, वापिस रिटर्न सीधा एग्जाम के टाइम पे आओगे। बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे बता, न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया था लास्ट? ऐसे लगता है ना बीच किया था, ऐसे लगता है ना बीच किया था न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, आया ना? 7 महीने खत्म होने को आ रहा है, जुलाई मंथ चल रहा है, खत्म होने पे है, ऐसे 4 महीने खत्म हो जाएंगे और पता चलेगा अरे यार सब कर लिया, खाली पढ़ाई बाकी। कुछ टेंशन नहीं दे रहा हूं, खाली इतना बोल रहा हूँ कि रोज का रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे ना, लोड तुम्हारा हल्का होगा। और क्लास में भी अपने को फटाफट सारी आंसर्स देते आए ना, तो फिर आगे बढ़ते आएगा सिलेबस में प्रॉपर तरीके से, आया ना? चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड था कितना? 1320। मतलब अगर मैं तुमको यहां बोलूं ऐसे, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लूं, क्योंकि इससे ना मेरे को रेक्टिफिकेशन समझ में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बोल, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बोल। डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर मेरा इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस होगा क्या? क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो याद करो अभी जो तुमको बताया था मैंने, क्या क्या है ये? V6 वाले चैप्टर में नहीं थे क्या तुम? ये क्या है? मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का रास्ता बताया नहीं तुमको? बताया ना? फिर क्या बोलते अपन उसमें? अगर कैपिटल लायबिलिटी इनकम होगा तो इसका मेन बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और अगर तुम्हारा ड्रॉइंग्स, एसेट्स और एक्सपेंस होगा तो इसका मेन बैलेंस क्या होता है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड इस ट्रांजैक्शन में क्या है? इनकम। तो इनकम का बैलेंस क्या? क्रेडिट। आया ना? और ये मुझे किससे मिला? ऑब्वियसली मेरे सप्लायर से मिला, मेरे क्रेडिटर से मिला, है ना? तो मैं यहां लिख दूंगा सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1230 रुपया, 1320 है क्या? 1320 रुपया। और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए 1320। लेकिन मैंने इसको कहा रिकॉर्ड किया? इट हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका मतलब यह है कि मैंने सप्लायर अकाउंट को बराबर रिकॉर्ड किया है 1320 रुपया डेबिट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यह ध्यान रखना, जितनी गलती बोली जाए उतनी गलती है। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो गलत नहीं है। तो क्या यहां पे सप्लायर या क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला, इसका मतलब वो सही से पोस्ट हुआ है? अरे है ना? तो सप्लायर को मैंने डेबिट में लिख दिया बराबर 1320। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करने की जगह पे मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया 1320 से। अभी इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा? क्या मेरी जर्नल एंट्री टैली हो रही? जर्नल एंट्री में डेबिट में आ रहा है 2640 और क्रेडिट में 0। तो फिर मुझे ट्रायल बैलेंस टैली करना है, क्योंकि बिफोर फाइनल अकाउंट से मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, मतलब ट्रायल बैलेंस बना दिया तो बिना टैली का ट्रायल बैलेंस बना होगा क्या? नहीं, मैं टैली करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें कहा डालूंगा? सस्पेंस में। तो इसका मतलब 2640 मैंने यहां लिख दिया और नाम दे दिया इसको क्या? सस्पेंस अकाउंट। बराबर। मतलब मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मैं जब रेक्टिफिकेशन करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा?
सस्पेंस को रिवर्स करूंगा, तो अगर सस्पेंस को क्रेडिट हुआ है 2640, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2640 बराबर। उसके बाद जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करूंगा। गलत क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट गलत हुआ है, मतलब उसको रिवर्स करना यानी डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना। तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 1320, क्योंकि 1320 से डेबिट किया मैंने उसको। और जो सही होना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रखना। सही क्या होना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट होना चाहिए था। वो हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो उसको उसकी जगह रख दूंगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1320, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1320। ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है। ये इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करने की सोच है। ये क्या है? सोच है। ये सोच तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होनी चाहिए और फिर तुम्हारे दिमाग से आउटपुट निकलेगा। काय का? रेक्टिफिकेशन एंट्री। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना? रॉ मटेरियल होता, इनपुट करते, प्रोसेस होता, फिर आउटपुट निकलता। तो आपको एंट्री ये लिखनी है, आपको ये सोच लिखनी होगी, तो रफ में लिख देना। ओफू बोलता मैं इसको, क्या बोलता? ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जाम में नहीं लिखा होगा, एग्जामिनर को कुछ नहीं झेपेगा। हो गया? थर्ड एंट्री, थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। अंडर एडेड मतलब सेल्स अकाउंट का टोटल ले रहा था 10,000 रुपया, कम टोटल लिया। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या? क्रेडिट। सेल्स मेरा इनकम है ना रे, इनकम का बैलेंस क्या होता? क्रेडिट होता। ये चीज ध्यान में रखना रे, ये बहुत तुम्हारा अकाउंट्स में ना आसान करेगा सारा रास्ता। और ये बहुत प्रॉपर तरीके से लिखवा के दिया होगा। यूट्यूब पे सेशंस हुए थे अपने, उसमें हुआ था ये मोक्ष का रास्ता वाला। दो तीन ही लेक्चर्स हुए थे यूट्यूब पे स्टार्टिंग में, तो वो देख लेना। इसलिए जो न्यू ज्वाइन हुए हैं ना, तुम एक दो जन जो हो, उतना खाली पुराना बैकलॉग क्लियर करो एक बार, है ना? और दिक्कत आता, कुछ डाउट रहेगा तो डाउट पूछो बिंदास, अपन पूरा सॉल्व करेंगे उसको। तो सेल्स का अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट है, तो सेल्स का टोटल 10,000 कम लिया, मतलब सेल्स का क्रेडिट का बैलेंस 10,000 कम हुआ। मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस किधर आया? क्रेडिट साइड में। वो डिफरेंस मैंने कहा डाल दिया? सस्पेंस में। मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से। अभी अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से और मुझे गलती का पता चला, तो मैं सबसे पहले सस्पेंस को रिवर्स करता। तो अगर सस्पेंस को क्रेडिट किया है 10,000 से, तो अभी मैं सस्पेंस को क्या कर दूंगा? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000। अभी यहाँ पे गलती क्या हुई थी? मैंने टोटल गलत ले लिया था, कम ले लिया था। तो अभी मैं सेल्स अकाउंट का टोटल बढ़ा दूंगा, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000, टू सेल्स अकाउंट 10,000। हो गया? आगे फोर्थ, a credit sale of rupees 1470 had been debited to a customer account as 1740। 1470 का क्रेडिट सेल, 1470 का क्रेडिट सेल। डिफरेंस निकाल पहले, तो कैलकुलेटर नहीं लाया मैं, डिफरेंस निकाल। हम्म 270 रुपया बराबर। आराम से समझ। मेरे को एंट्री करना था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स था ना, कितने का था? 1470, 1470 बराबर। मैंने गलती क्या कर दी? ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ गलती क्या किया? गलती क्या किया? अमाउंट रॉन्ग मतलब किधर? दोनों साइड या एक साइड? कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया मैंने कितने से, तो गलती मेरा 1740 यहां पे है। मेरा वन, मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बराबर किया है, आया ना? समझ रहा है क्या? गड़बड़ कहां पे? खाली इधर मैंने क्या बोला, जितना बोला उतना गलत, जो नहीं बोला वो सही, जो नहीं बोला वो सही, बराबर ना? हाँ।
तो मुझे सेल्स अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो सही है। गलती बोली है कि मैंने कस्टमर को डेबिट किया 1740 से, तो मैंने कस्टमर को डेबिट कर दिया 1740 से, रेड पेन से मार्क कर दिया है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है, मुझे बता, मुझे कस्टमर अकाउंट, अगर ये एंट्री टैली हो रहा है क्या, यहाँ पे देखना, क्या ये एंट्री टैली हो रहा है? डिफरेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। डेबिट 1740 और क्रेडिट 1470 है, मतलब 230 रुपए का, 270 रुपए का, 270 रुपए का डिफरेंस क्रेडिट में आएगा ना, वो 270 रुपए क्रेडिट में डिफरेंस लिख दिया, और क्या नाम दे दिया? सस्पेंस। अगर क्रेडिट में डिफरेंस है और उसको मैंने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब जब रेक्टिफिकेशन करूंगा तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 270 टू, क्या बोलू, बोल। कस्टमर का बैलेंस 1740 है, मुझे उसको 1470 पे लाना है। कस्टमर अकाउंट को डेबिट करते अपन, डेटर है मेरा वो, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो कस्टमर अकाउंट, जैसे ही मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा 270 से, मेरा कस्टमर का बैलेंस 1470 पे आ जाएगा और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। आया ना? तो ये एंट्री, आपको ये एंट्री पास करनी है। ये वापस, ये क्या है उसका सोच, रेक्टिफिकेशन एंट्री का सोच है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। झेपा? आगे बढ़े। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, a vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago and depreciated to rupees 1,200 had been sold for rupees 1,500 in the beginning of the year, but no entry other than the bank account had been passed through the books. आराम से समझ इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलना है। सबसे पहले तो सुन, एक्सप्लेन करता हूं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, मेरे पास बैलेंस शीट में एक व्हीकल था जो मैंने 4 साल पहले परचेज किया था। कितने में परचेज किया था? 7,000 में। उसको मैंने डेप्रिशिएट कर दिया था 1,200 रुपए तक। 4 years ago and depreciated 2 rupees, depreciated 2 rupees 1200, मतलब मेरे बैलेंस शीट में अभी उस व्हीकल का वैल्यू, बुक वैल्यू कितना दिख रहा? 1,200 रुपया, बराबर ना? मतलब 7,000 से 1,200, मतलब इतना उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो अपन। डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है, मतलब अपने को इसी 1,200 रुपए से, मतलब अपने को कितने, किससे है? इसी 1,200 रुपए से। और इसको बेचा कितने में? 1,500 में। इसको बेचा 1,500 में है, इसका मतलब 1,200 की चीज 1,500 में बेची, मतलब 300 रुपए का, बराबर ना? तो जब मैं ये व्हीकल बेचा तो मैंने एंट्री पास करनी चाहिए थी, मैंने एंट्री पास करनी चाहिए थी, व्हीकल अकाउंट डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया ना मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 1,500। और व्हीकल मेरा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन मैं उसको बेच देता हूं तो मुझे मेरे बुक से उसको निकालना होगा, तो मुझे क्रेडिट करना होगा। तो टू क्या कर दिया? व्हीकल। लेकिन व्हीकल को क्रेडिट कितने से करूंगा? 1,200 से, क्योंकि उसका बुक वैल्यू कितना है? 1,200। तो ऊपर का 300 रुपया कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये मैंने प्रॉफिट कमाया है। आया ना? इन्होंने बोला कि हमने ना इसके रिलेटेड कोई एंट्री पास नहीं की है, खाली बैंक में उसका पोस्टिंग किया है, मतलब मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 1,500 रुपया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो मुझे बता, क्या मेरा जर्नल एंट्री टैली हुआ? नहीं। डिफरेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट में 1,500। वो डिफरेंस मैंने कहां डाल दिया? सस्पेंस में। इसका मतलब मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500 टू टू, बोलना, व्हीकल अकाउंट कितना? 1,200, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300। ये एंट्री आने के लिए ना अपने को इसका राइट एंट्री पता होना चाहिए। अगर मेरे को ये राइट एंट्री ही नहीं पता ना, तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ही नहीं कर सकता। समझा क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर क्या?
बड़े आगे हो गया लिख के पूरा, चलो 5 complete. 6. An accrual of rupees 560 for telephone charges had been completely omitted. Yes. Very good online students. Accrual of rupees 560. सबसे पहले तो ये बता टेलीफोन चार्जेस मेरा क्या है? टेलीफोन चार्जेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और उसका एक्रूअल मतलब ये ड्यू हो चुका है, मैंने पे नहीं किया अभी तक। ये ड्यू हो चुका है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस की एंट्री बोलो। अच्छा छोड़, दो अकाउंट बोल मेरे को इसमें कौन से, मैं तो तेरे को एंट्री समझा था। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन से है? इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन से? एक टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्योंकि वो मेरा खर्चा है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने पे नहीं किया, मेरी लाइबिलिटी है। बराबर ना? टेलीफोन चार्जेस मेरा खर्चा है, ड्यू हो चुका है, और दूसरा ड्यू हुआ है लेकिन मैंने पे नहीं किया, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया। है ना? हाँ, तो दो अकाउंट आ गए, टेलीफोन चार्जेस और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, अरे अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष का रास्ता बताया था। टेलीफोन चार्जेस मेरा क्या है? एक्सपेंस को क्या करते? और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस मेरा क्या है? लाइबिलिटी को क्या करते? मतलब मेरी एंट्री क्या होगी? क्या होनी चाहिए थी एंट्री? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। क्या बोला ट्रांजैक्शन में? इट हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। अगर कंप्लीट ओमिशन है मतलब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैं इस गलती को सुधारूंगा कैसे? रिकॉर्ड करके। तो फिर मैं एज इट इज उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दूंगा। यहाँ पे सस्पेंस पिक्चर में आया क्या? तो 6th एंट्री टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना था? 560 टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 560 टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 560 हुआ। नेक्स्ट 7th, a bad debt of rupees 1560 had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance as 23,390 with a credit provision for bad debts at rupees 2,320. क्या बोला है देख यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसके पहले तो ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है अपने लिए। ठीक है, क्या बोला है? अब बैड डेट्स ऑफ 1560, मेरा बैड डेट्स था 1560। बैड डेट्स मतलब मेरा पैसा डूब गया। कौन सा पैसा डूबा? जो मुझे आना था, कुछ जिस जहां से मुझे पैसा आना उसको मैं क्या बोलता? डेटर्स। तो डेटर्स से आने वाला पैसा अगर डूब गया तो मैं उसको क्या बोलता? बैड डेट्स। ये बैड डेट्स मेरे लिए क्या है? लॉस। और इससे अगर ये डेटर्स में से है तो इसका मतलब डेटर्स का बैलेंस कम करना चाहिए। लॉस का बैलेंस क्या होता? लॉस का बैलेंस क्या होता? लॉस का बैलेंस क्या होता? डेबिट। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, बराबर, मतलब बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। और दूसरा इसकी वजह से डेटर्स कम होने वाले, डेटर्स का बैलेंस क्या होता? ऐसा नहीं समझेगा। डेटर्स मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता? मतलब डेटर्स का बैलेंस क्या होता? अगर डेटर्स को कम करना है तो मतलब मेरा बैड डेट्स का एंट्री क्या हुआ? हे भगवान, अरे बैड डेट्स का एंट्री क्या हुआ? हाँ, अरे पूरा समझाया ना बी। बैड डेट्स मेरा लॉस, लॉस का बैलेंस डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा। डेटर्स मेरा एसेट, उसका बैलेंस डेबिट होता है, कम करने के लिए करे। अभी डॉट्स को कनेक्ट करो ना रे, एंट्री बोलो ना मेरे को। पांचवी पात से तेज हो तुम। हाँ, ये एंट्री होनी चाहिए थी राइट ऑफ करने के लिए। क्या बोला है? ये एंट्री हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, मतलब ये एंट्री पास ही नहीं हुई। जेपा क्या नहीं जेपा? पक्का। अमाउंट बोला बैड डेट्स का 1560 रुपया, तो ये एंट्री पास ही नहीं हुई, इसको मैं पास कर दूंगा, बराबर। आगे बोला गया उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। बोला गया ट्रेड रिसीवेबल्स का 10% प्रोविजन। प्रोविजन मतलब अपन आरडीडी बनाते थे बचपन में,
तो अभी अपन उसको बोलेंगे पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेम आरडीडी चे, वो आरडीडी चे उसको यहाँ पे अभी अपन इसके आगे से पीबीडी बोलेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। वो कितना परसेंट था? 10% था। मुझे एक बात बता, जो डेटर्स है, डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पे अपन परसेंटेज अप्लाई करते हैं पीबीडी का, बराबर। अभी मुझे डेटर्स का बैलेंस कितना दिया है, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एज 23,390 विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 2320, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बता, मेरा बैड डेट्स में कैलकुलेटर पे ले, डेटर्स का टोटल क्या है, देख, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या, डेटर्स। तो यहाँ पे तुमको डेटर्स का बैलेंस कितना दिया है, 23,390, बोले कैलकुलेटर पे 23,390, उसमें से माइनस कर 1560, कितना बचा, 21,000, 21,830 का 10% निकाल, 2183 मेरा प्रोविजन, प्रोविजन पीबीडी कितना होना चाहिए, 2183, बराबर। प्रोविजन क्रिएटेड कितना है, मतलब ज्यादा क्रेडिटेड है, ज्यादा क्रिएटेड है, डिफरेंस निकाल, हम्म, 137 का डिफरेंस आया, 137 से मेरा प्रोविजन क्या है, ज्यादा है, मतलब मैंने प्रोविजन में जो भी मेरा पीबीडी जो मैं क्रिएट करता ना, ये फाइनल अकाउंट्स में क्लियर होगा। अभी खाली इतना समझो, मैं पीबीडी में जो भी पैसा डालता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के डालता, मतलब मेरा एंट्री होता है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीबीडी अकाउंट, ठीक है। मतलब मैंने पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीबीडी कर रखा है 2320, आया ना। लेकिन मेरे को पीबीडी चाहिए कितना, 2100 समथिंग, आया ना। मतलब 127 या 134 या 170 रुपए से ज्यादा है, जो भी अमाउंट होगा तुम्हारा। तो मुझे, मैंने अगर ज्यादा पैसा निकाला है तो जितना ज्यादा निकाला होता है ना, वो मैं वापस पीएल में डालता हूँ, तो वो मैं वापस पीएल में डालता हूँ, समझ रहा है क्या, हाँ। तो मेरा उसके लिए एंट्री होना चाहिए था पीबीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, पीबीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कितना डिफरेंस आया, 137। मतलब ये दूसरी एंट्री थी, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। मतलब इस के रेक्टिफिकेशन के दो एंट्री रहेंगे, पहला बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1560, और पीबीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 137। क्लियर है ये बात, पक्का। चलो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सेवेंथ में फर्स्ट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1560 1560, और दूसरा पीबीडी अकाउंट डेबिट, आप एग्जाम में पीबीडी नहीं लिखोगे, यहां लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका कैलकुलेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, सुन, 2320 था, 2320 था, मुझे इसमें से माइनस करना है, एक सेकेंड, 283 आया कैसे, तो 23,390 था ना डेटर्स का बैलेंस, इसमें से 1560 माइनस किया, इसका 10%, समझा क्या, ये कैलकुलेशन लिखो। और बाकी बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एकदम इन डिटेल डिस्कशन फाइनल अकाउंट्स, मतलब इसी के बाद वाला जो टॉपिक करने वाले उसमें हो जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर तुमको अभी ये हिसाब भी नहीं समझ में आया। अमाउंट कितना था, 137, हो गया। अरे बोलो ना कुछ तो हो। नेक्स्ट 8, tools bought for rupees 1200 had been inadvertently debited to purchase। टूल्स हमारा एसेट होता है, अगर मैं टूल्स परचेज करता हूं तो एंट्री होना चाहिए टूल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने गलती से एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, परचेज को गलती से डेबिट हुआ है उसको रिवर्स कर, टूल्स को डेबिट ही नहीं हुआ उसको डेबिट कर, टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200,
टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200 हो गया। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ रुपीज 1960, नो एंट्रीज हैड बीन मेड। ड्रॉइंग से और गुड्स विड्रॉ किया है तो एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री होना चाहिए क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने एंट्री नहीं किया है तो ये एज इट इज पास हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या 1690 या 1960 क्या है? 1960 1960। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? ये मेरे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नंबर 1 था। इसका मतलब ये मैंने इस क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। आया ना? अभी सेकंड पार्ट, मुझे इन सारे गलतियों के प्रॉफिट पे क्या असर हुआ, मतलब मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ या कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ये बताना है। ये बताना है, ठीक है ना? श्योर, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है, बहुत इजी। सेकंड चीज, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन विच प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। फर्स्ट एरर देखेंगे खाली अपन, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री देखेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट पे असर क्या हुआ है ये समझने के लिए ना अपने को पहले ये समझना होगा उस एरर का इफेक्ट। प्रॉफिट का कैलकुलेट करते अपन, प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करते अपन? पी एंड एल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट मिलता। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल किसका हिस्सा है? हाँ, तो डर क्यों रहे हो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, क्या है, किसका हिस्सा है? फाइनल अकाउंट्स का। और फाइनल अकाउंट्स के टोटल कितने हिस्से? फाइनल अकाउंट्स के टोटल कितने हिस्से? 3, बोल कौन से? पहला, अरे पहला बोलना, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल जो अब भी बोला। दूसरा बैलेंस शीट। तीसरा दो ही है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। हाँ, 3 ऐसे बोल सकता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऐसा बोल सकता, बराबर ना? हाँ, अभी अपन इसके लिए ट्रेडिंग पी एंड एल को एक मानेंगे और बैलेंस शीट को दूसरा मानेंगे, बराबर ना? अगर जो भी मुझसे गलती हुई है उसका असर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गिरेगा तो मेरे प्रॉफिट पे गिरेगा। अगर मेरे गलती का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे गिरेगा तो क्या मेरे प्रॉफिट पे असर होगा उसका कुछ? ध्यान से सुनो, अगर मेरा गलती का इंपैक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गिरा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कोई भी आइटम पे गिरा तो उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। हाँ, अगर मेरा गलती का इंपैक्ट बैलेंस शीट के कोई भी आइटम पे गिरा तो क्या उसका मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा? क्या नहीं होगा। बैलेंस शीट से प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। अरे ट्रेडिंग पी एंड एल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते अपन कैपिटल में, तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है ना उससे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर मैं एंट्री देखूंगा, एंट्री में मुझे अगर ऐसा लगा कि कोई भी एंट्री में जहां पे ऐसा अपन ने अकाउंट लिखा है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, इसका मतलब वहां पे प्रॉफिट का असर होगा। लेकिन अगर
वो अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखता, वो अकाउंट किधर दिखता, बैलेंस शीट में दिखता। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स, डेटर्स कहां दिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो फिर बैलेंस शीट पे अगर उसका इंपैक्ट हो रहा है तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो बैलेंस शीट में दिखने वाले आइटम्स के उस ट्रांजैक्शन में अपन सीधा लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, समझा क्या। और जो ट्रेडिंग P&L वाले आइटम्स रहेंगे उसमें इफेक्ट होगा और वो अपने को एनालाइज करना होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा या प्रॉफिट कम हुआ होगा, समझा नहीं समझा। तो इस तरीके से अपने को लॉजिक लगाना है नो के नो ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस को छोड़ दो, वो तो अपन ने सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली करने को ये किया था। लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या परचेज रिटर्न अकाउंट मेरा ट्रेडिंग P&L में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है, ट्रेडिंग P&L में दिखता है अपन परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की वजह से परचेज का बैलेंस बढ़ता या कम होता, कम होता। परचेज रिटर्न की वजह से परचेज का बैलेंस क्या होता, कम होता। परचेज का बैलेंस कम हो, परचेज क्या है मेरा, परचेज खर्चा है, और खर्चा कम कर दिया परचेज रिटर्न ने, खर्चा कम होने की वजह से प्रॉफिट आया ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से, सॉरी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय रुपीज, कितना था ट्रांजैक्शन का अमाउंट बोलो, 6160। नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय ₹6160। झेपा नहीं झेपा, पक्का। सेकंड, अगर मैं सेकंड एंट्री देखूं तो मैंने सेकंड एंट्री क्या पास की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट, मतलब मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने डिस्काउंट, सुन ना मेरी गलती यहां पे, मैंने गलती क्या कर दी थी, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। सुन ना, डिस्काउंट रिसीव क्या है मेरा, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव क्या है मेरा, इनकम है। मतलब इसने मेरा प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए था, आया ना। लेकिन क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ा, मेरा प्रॉफिट कम हुआ, कितने से, अमाउंट कितना है उसका 1320। सुन, 1300, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कम हुआ 1320। क्यों कम हुआ, क्योंकि मैंने इनकम नहीं बताया। अगर इनकम बताता तो 1320 रुपए से प्रॉफिट ज्यादा होता, वो ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 1320 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, दूसरा, मैंने इसको डिस्काउंट अलाउड बताया, मतलब खर्चा बताया, और खर्चा बताने की वजह से मेरा प्रॉफिट और कम हुआ 1320 रुपए से। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट टोटल कितने से कम हुआ, 2640 रुपए से, आया ना। वही तो सस्पेंस को डेबिट कर रखा है अपन ने, आया ना। हाँ, तो मेरा सेकेंड एरर की वजह से नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹2640। नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹2640। कोई भी दिक्कत। थर्ड, थर्ड में गलती क्या हुआ था, सेल्स का टोटल कम हुआ था। सीधी सी बात है, सुनना, अगर मैं सेल्स कम बताऊं तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, सेल्स कम बताया तो प्रॉफिट कम होगा। 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन कर, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मेरा सेल्स था, और 20 नहीं 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट था। सेल्स 2 लाख, 1 लाख रुपया प्रॉफिट। अगर मैं सेल्स को 1,90,000 बताया तो मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा, 90,000, आया ना। तो मेरा 10,000 से सेल्स कम होने की वजह से उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे भी गिरा, 10,000 कम हो गया, आया ना। तो नेट प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन की वजह से नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹10,000। नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹10,000। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में, इस ट्रांजैक्शन में मैंने सेल्स बराबर रिकॉर्ड किया था, मेरी गलती कस्टमर अकाउंट में हुई थी। कस्टमर मतलब डेटर, डेटर मतलब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, तो लिख दो वहां पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लें। फिफ्थ में क्या मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, हाँ। मैंने क्या नहीं किया था, मैंने क्रेडिट नहीं किया था व्हीकल को और P&L को, बराबर ना। व्हीकल किधर जाता, एसेट,
मतलब 1200 रुपए का इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन 300 रुपए प्रॉफिट भी तो कमाया था, और वो मैंने बताया क्या, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया 300 रुपए से, तो वहां पे लिखी इस गलती की वजह से नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 300, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 300। नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, ये तो मेरा लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, लेकिन टेलीफोन चार्जेस तो मेरा एक्सपेंस है ना। टेलीफोन चार्जेस अगर मेरा एक्सपेंस है, मैंने इसको बताया नहीं है, मतलब मैंने मेरा खर्चा कम किया, खर्चा कम करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, तो इस गलती की वजह से नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 560, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 560, आया ना। नेक्स्ट, सेवेंथ का पहला देख, अभी तुम 7-1 और 7-2 ऐसे अलग अलग लिखोगे, नहीं जेपा। 7-1, ये देख डेटर्स तो बैलेंस शीट में जाता, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन बैड डेट्स तो पीएल में जाता, और मैं इसको लेके नहीं गया, मतलब मैंने लॉस कम बताया, लॉस कम बताया तो प्रॉफिट बढ़ा, समझा क्या। अगर मैं ये बैड डेट्स को पीएनएल में रिकॉर्ड करता तो क्या मेरा प्रॉफिट कम होता, हाँ, लेकिन मैंने नहीं लेके जाने की वजह से मेरा प्रॉफिट अभी ज्यादा दिख रहा है, तो मेरी इस गलती की वजह से नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1560, 7-1, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1560, बराबर। 7-2 की बात करेंगे, 7-2 देखना, एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है, मतलब ये पीबीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को अगर क्रेडिट होता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन मैंने इसको क्रेडिट किया क्या, मतलब मेरा प्रॉफिट मैंने कम दिखाया है, तो मेरी इस गलती की वजह से नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 137, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 137, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 137, बराबर। नेक्स्ट, एट एंट्री देख, मैंने टूल्स परचेज किया था, टूल्स तो मेरा बैलेंस शीट में जाता, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन सुन, मैंने गलती से परचेज में डेबिट किया था, परचेज मेरा क्या है, खर्चा, मैंने 1200 रुपए से परचेज ज्यादा दिखा दिया, परचेज ज्यादा दिखा दिया मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ, आया ना। हाँ, तो लिख, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1200, मेरी इस गलती की वजह से नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1200, हुआ। लास्ट, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में जाता है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन मेरा परचेज का बैलेंस कम होना चाहिए था, क्या मैंने कम किया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना इसको, तो परचेज को कम ही नहीं किया, अगर मेरा परचेज कम होता, सुनना, अगर मेरा परचेज कम होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखता, लेकिन अभी मेरा परचेज कम नहीं होने की वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो इस गलती का इंपैक्ट क्या है, प्रॉफिट विल डिक्रीज, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1960, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 1960, क्लियर क्या। ये प्रॉफिट का इंपैक्ट है ना, तुमको रेक्टिफिकेशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन में अगर आया तो 3-4 एंट्रीज आएंगे खाली, यहाँ पे 9 एंट्रीज ये प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में 3-4 एंट्रीज आएंगे 4 मार्क के लिए, और उसका प्रॉफिट का इंपैक्ट मान ले 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, ऐसे 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, लेकिन प्रॉफिट का इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है 2 मार्क का, समझा गया। हाँ, तो उसके लिए अपने को ये सारा सोच, ये जो लॉजिक है ना, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना क्या है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट हुआ है शायद, 415 सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ये कल ही किया है अपन ने क्वेश्चन, आया ना, इधर लिख दो रिपीट।
ये देखना 230 written by Sen were recorded in purchase book as Das. To repeat a question. Question number 11 homework. Question number 13 homework. ठीक, बाकी अभी जो बचे हैं वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बचे, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मतलब परसों के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, ज्यादा नहीं है। कल का छुट्टी है तुमको, मेरा लेक्चर का, और टेस्ट भी नहीं है, तो एक आधा क्वेश्चन, एक आध दूसरा क्वेश्चन घर पे कर लो, बाकी का क्वेश्चन कल यहाँ पे बैठ के कर लेना। आया ना? हाँ। चलो रुकेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट हो तो पूछो। नो डाउट, ओके चलो।